Okay, MCQs number 69. Acetone and chloroform are connected to. यार यहाँ पे अगर आप एसीटोन का स्ट्रक्चर देखें ना तो कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और क्लोरोफॉर्म CH और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोजन दोनों साइड पे फोन से बॉन्डेड होने चाहिए, दोनों साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होना चाहिए। बट दिस इज अ स्पेशल केस कि ऑक्सीजन के तो हाइड्रोजन के तो इस साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मीन फोन तो मौजूद है, लेकिन इस साइड पर तो कार्बन है, समझ आ गई। बट यार यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा है ना। तो जब क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यार जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फोन के बराबर हो जाती है, मीन वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिडर करते हैं, समझ आ गई। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आप इसमें किस बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। अच्छा, विच वन इज वीक एसिड? सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज वीक एसिड। ये इसलिए ना कि अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर देखें, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पर अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा। तो मुझे एक बात ज़रा बता दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये एक दूसरे के नज़दीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। बट अगर आप पैरा नाइट्रोफिनोल देखें तो उसमें OH ग्रुप NO2 से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं है। तो यार यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो टाइटली कनेक्टेड होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये मुश्किल से रिलीज होगा, डिफ़िकल्ट टू रिलीज। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, डिफ़िकल्ट टू रिलीज। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल हुआ और वीक एसिड कौन सा हुआ, वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हुआ। और ये किसकी वजह से वीक एसिड होता है, इस बॉन्ड का क्या नाम होगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वीक एसिड हो गया। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर HI का होगा, फिर HBr का होगा और फिर HCl का होगा। रबसो को हुई वाले द HF बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और बाकी एटम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो जब बाकी एटम में, बाकी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। किसका साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज़्यादा होगा। लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। चले मुझे एक बात ज़रा बता दें, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 ग्लास वाटर ले लूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। लेट सपोज अगर मैं वाटर का अमाउंट ज़्यादा करूं फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो यार ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। तो वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ले या ज़्यादा अमाउंट ले, बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
Which of the following is not ionic crystal? आयनिक क्रिस्टल ना हो तो आयनिक क्रिस्टल किसे कहेंगे कि जिसमें मेटल और प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो, दिस इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। तो मुझे एक ऐसा बता दे कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन नहीं है। सो डायमंड इज नॉट आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि डायमंड कौन सा क्रिस्टल है, वो कोवेलेंट क्रिस्टल है। डायमंड इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना कि जो दो डिफरेंट वो होते हैं क्रिस्टल होते हैं उसका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है ना, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना किसकी वजह से सेम होता है? सेम रेडियस रेशो, नॉट एटॉमिक रेशो, सेम रेडियस रेशो। चिकल रेडियस रेशो सेम वी कहना नो ब्याबा दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम राजी। और रेडियस रेशो कैसे निकालना है? रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। जब दो डिफरेंट क्रिस्टल का रेडियस रेशो सेम आता है तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना, सेम रेडियस रेशो की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, विच वन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड स्पॉन्टेनियस? दो ऐसे प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। वो याद रखिए, एक आप लोगों के पास इवापोरेशन जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन साथ में एंडोथर्मिक है, और दूसरा जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी स्पॉन्टेनियस है लेकिन साथ में क्या है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन अगर इसका आप डेल्टा एच वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव है। ये आपके पास क्या है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पे ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस हुए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी दिन अलावा कम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या गवा एक्सोथर्मिक की, और कम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी नो गवा एंडोथर्मिक भी, ठीक शो। अच्छा, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर इवापोरेशन? तो अभी मैंने बता दिया, इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है और साथ में एंडोथर्मिक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखें, लिखा है कि इवापोरेशन इज एक्सोथर्मिक, तो ये बात तो गलत है ना। इवापोरेशन हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो ये तब पढ़ते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो। अब बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो अब आपको बताया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यार वो 98 डिग्री है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है ना, तो आप मुझे क्या कहोगे कि एक्सटर्नल प्रेशर वो भी तो कम होगा। तो 1 atm से कम कौन सा है, 700 टावर, क्योंकि 1 atm कितने के बराबर होता है, 760 टावर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। 700 टावर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री होगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा? बॉइलिंग पॉइंट यहां पे ये याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यार जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इन दोनों फैक्टर के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और चले यहाँ पे जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है, वो तो इंटेंसिव, वो तो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, इफ आयनिक क्रिस्टल हैव ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी देन हाइड्रेशन एनर्जी, अगर लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो तो वो इनसॉल्युबल होगा।
और अगर लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम हो तो यार वो सॉल्युबल होगा। तो अब मुझे बताएं आपको क्या लिखा है कि लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है ना, सो दिस इज इनसॉल्युबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच वन इज गुड कंडक्टर? विच वन इज गुड कंडक्टर? सो यहाँ पे ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है, और ये जो बी लिखा है NaCl एक्वस, तो ये भी गुड कंडक्टर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, NaCl एक्वस ये इसलिए ना क्योंकि अगर ये एक्वस फॉर्म में हो तो ये तो आयंस प्रोड्यूस करेगा ना, और इस आयंस की वजह से क्या है, ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, चले 81 नंबर MCQs को चेक करें। हाँ ए बेर ब्या ए बस सही हुआ के ठीक शो बहुत आसो तपतो लगी रची ए और बी द्वारा टिकरात लेशे सही शो ना आल ना ब्रोमीन हो गुड कंडक्टर न रे। अच्छा, टेट्रामीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राईमीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द अवल स्ट्रक्चर्स आंसर नोट के टेट्रामीथाइल अमोनियम मीन नाइट्रोजन के साथ कितने मीथाइल अटैच है? 4 टेट्रामीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सुमादा दो भाई, जब 4 मीथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसने अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हम इसके साथ क्या अटैच करते हैं? OH अटैच करते हैं। तो यार टेट्रामीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या लिखा है? ट्राईमीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन के साथ कितने मीथाइल है? 3 मीथाइल है। सो दिस इज अ ट्राईमीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चले यहाँ पे मैंने OH लिखा। अब मुझे एक बात बताए, इसके साथ तो अभी लोन पेयर अवेलेबल है ना, तो क्या ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा? तो अब मुझे एक बात बताए, ये वाला OH आसानी से रिलीज हो सकता है या ये वाला? ऊपर वाला आसानी से रिलीज होगा ना। सो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो आपको क्या लिखा है कि ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस है। किसकी वजह से स्ट्रॉन्गर बेस है? लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही ना, लेकिन ये तो वीक बेस है ना। तो किसकी वजह से वीक बेस है? क्योंकि यहाँ पे OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तसने दा तबूस करे रेखा कि टेट्रामीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस वाले रे, नो ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 81 में ऑप्शन सी आएगा। में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF इज डैश देन वाटर। हाँ, अगर आपको स्ट्रेंथ की बात की हो ना, स्ट्रेंथ मीन बॉन्ड एनर्जी की अगर बात की हो तो स्ट्रेंथ HF का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर और फिर NH3 का, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात की हो तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा HF से। ये इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यार यहाँ पे तो आपसे बॉइलिंग पॉइंट का तो नहीं पूछा, आपसे किसका पूछा है? बॉन्ड एनर्जी का पूछा है, मीन स्ट्रेंथ का पूछा है। तो क्यों, कौन सा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? वो HF का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की HF की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, ड्यूरिंग इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा? यस, क्योंकि इवापोरेशन में वो मॉलिक्यूल पहले जाएंगे सरफेस वाले जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल चले गए तो नीचे लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इवापोरेशन क्या काज करता है? इवापोरेशन काज कूलिंग, वो कूलिंग काज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर,
अगर आप बल्क में हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर करेंगे, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की है, तो इसका हाइड्रोजन किसी दूसरे के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा ना, इसका हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, इसका लोन पेयर किसी दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, और इसी तरह इसका भी लोन पेयर किसी दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। तो मुझे बताएं, एक वाटर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? एक वाटर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पर हाँ, वो मॉलिक्यूल में से वो हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यार एक बात याद रखें कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अब मुझे एक बात जरा बता रही, यहां पे जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, और ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। सो यहां पे ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मुझे ऑक्सीजन बता रहे कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। चले, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो बातें आप लोगों को चेक करनी होगी कि जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या जिसमें नहीं होगा। तो पहली बात कि उसमें फोन का होना जरूरी है, फोन मस्ट बी प्रेजेंट, मीन या फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी डायरेक्टली अटैच, मस्ट बी डायरेक्टली अटैच विथ फोन, must be directly attached with phone. No tasumata da wai che da dimethyl ether से कम दे, डाईइथाइल ईथर। तो यहाँ पे तो फोन तो मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, लेकिन क्या इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है, तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ईथर में कौन सा फोर्सेस प्रेजेंट होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, 87 एमसीक्यूज है कि इन आइस द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो लेंथ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होगा ना, तो उसका लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ, 88 MCQs तो गोरी। The boiling point is not affected due to hydrogen bonding. कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से किसका बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी HCl। HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? फोन का होना जरूरी है। तो HCl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे वीक फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, वंडरवॉल फोर्सेस सबसे वीक होगा। अच्छा, द ट्रेंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में।
अच्छा एमसीक्यूज आपने ये पढ़ा होगा कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन। सो ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करें, लिखा है कि अगर मेरे पास 3 कंटेनर है, कंटेनर ए, बी और सी है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया है ना वो सी का ज़्यादा है, फिर बी का और फिर ए का, तो यार जब सरफेस एरिया सी का ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवापोरेशन किसका ज़्यादा होगा? वो ऑटोमेटिकली सी का ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। On increasing the temperature of liquid, its vapor pressure, temperature और evaporation directly proportion था, और evaporation और vapor pressure directly proportion था। नो चिकला तासु temperature increase का वही evaporation बहुम increase कीगी, vapor pressure बहुम increase कीगी। नो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, इफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, आपको चैप्टर नंबर 5 में तो सिंपल 2 फैक्टर लिखे हैं, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने ये बात पढ़ी है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल लेते हैं तो वो तो उस सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बॉन्ड बनाता है ना, तो एज अ रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एलिवेट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू एज्यूम 2 or more than crystalline structure, this is called polymorphism। 97, which of the following is example of crystalline solid? all of these सारे crystalline solid है। Which one have highest latest energy? जब भी लेटेस्ट एनर्जी की बात की हो, ये शॉर्टकट अपने पास याद रखे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q पॉजिटिव Q नेगेटिव डिवाइडेड बाय R पॉजिटिव और R नेगेटिव। तो यार Q पॉजिटिव सब पे तो लिथियम +1 चार्ज है ना। चले अब नेगेटिव चार्ज को चेक करें तो फ्लोरीन पर भी -1 है, क्लोरीन पर भी -1 है, ब्रोमीन पर भी -1 है, आयोडीन पर भी -1 है। नो चार्ज को बटोलो बांधी सेम दी। चले रेडियस तो गोरी, लिथियम वाला रेडियस दटोलो सेम दे, केटाइन वाला रेडियस सेम दे, खुदा एनाइन वाला दचा साइज वर्क कोटेड है फ्लोरीन, तो जितना एनाइन का साइज छोटा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल? कोवेलेंट क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाता है, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सिलिकॉन जो है वो एक नेटवर्क बनाता है, सिलिकॉन जॉइंट स्ट्रक्चर, लेकिन किस बॉन्ड की वजह से बनाता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कोवेलेंट क्रिस्टल है, बट वाटर हमारे पास अगर ये आइस बन गया तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनेगा। What term describe the phenomena where 2 different substances have same crystalline structure? आइसोमॉर्फिज्म। और ये आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना किसकी वजह से होता है? उसमें सेम रेडियस रेशो की वजह से। द फिनोमेना वेयर सब्सटेंस एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड आइसोट्रॉपी। ओके, मिथाइल अमाइन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर लिक्विड। मिथाइल अमाइन को चेक करें, मिथाइल अमाइन फोन है इसके साथ और हाइड्रोजन भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फोन है इसके साथ, फोन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और डायरेक्ट हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यार इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाँ, तस्माद दो वही लिखा है ना, एमसीक्यूज को आप जरा रीड कर दें कि एक दो ऐसे
लिक्विड है, दो ऐसे लिक्विड है ना, लिक्विड हैव डिस्पर्शन फोर्सेस less vapor pressure than have hydrogen bonding. तसुदा MCQs बानिजान कोई कही लेट्स सपोज दो लिक्विड है, लिक्विड नंबर ए और लिक्विड नंबर बी, लिक्विड नंबर ए और लिक्विड नंबर बी। अच्छा अब बताया है ना कि लिक्विड हैव डिस्पर्शन फोर्सेस, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो रही है फॉर एग्जांपल, और दूसरे में कौन सी फोर्सेस हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक होगा ना, द्वेम के कम यो फोर्सेस भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यार यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा है कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उसका इवापोरेशन कम होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बता दूं तो आप कहोगे कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन आपको अब क्या कह रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो उसका वेपर प्रेशर यार ज्यादा है ए से। तो बताइए कि यहां पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब यहां पे तो हम इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से सॉल्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं फोर्सेस का कंपैरिजन करूं तो ये स्ट्रांग है। तो आप कहोगे कि यार अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ए का मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा। यहां पे आप देखें ना, ये दो मॉलिक्यूल कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक है CHCl3, ये आपके पास कंप्लीटली नॉन पोलर है और ये क्या है, वो पोलर है। इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट यार इसका ज़्यादा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि यार यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो मास में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, समझ आ गई। तो मॉलिक्यूलर साइज को भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, मॉलिक्यूलर वेट को भी इग्नोर नहीं करना। नो द पॉसिबिलिटी द सदा वजह के देशी चे द वेपर प्रेशर कम दे मे बी चे द मोलर मास से भी अगजिया तो हाँ, सो ग्रेटर द मोलर मास ऑफ अ लिक्विड आ जाएगा। चले 104, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बल्क में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़िगज़ैग। सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक HF बनाता है। तो आपको बताया है कि एक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यस, एक वाटर पर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कुकिंग एट हाई एटीट्यूड रिक्वायर्ड मोर टाइम क्यों लेगा, क्योंकि जितना हम ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो ऊपर जाके बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से कुकिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ना। गोरा परीज लास्ट की पोयम दाल एक्सप्लेनेशन करते दाता लास्ट की पोयम। द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लोवेस्ट वेपर प्रेशर। मैंने आपको क्या कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा ना। तो मरकरी मेटल है और इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रांग है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से, डायपोल डायपोल से और लंदन डिस्पर्शन से स्ट्रांग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। तो मरकरी का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। अच्छा 107, एट हाई एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100। तो ऊपर जाके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चले द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्रिस्टल, क्रिस्टल की बात की है ना, NaCl क्रिस्टल की बात की है, सॉलिड की बात की है। तो ये तो गुड कंडक्टर नहीं है, ये तो बैड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। ये जब एक्वस फॉर्म में होगा तब जाके गुड कंडक्टर होगा। जगह चिपा एक्वस फॉर्म के खुदा आइन से कन्वर्ट शिकना। नो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। NaCl क्रिस्टल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ही इसमें फ्री आयंस अभी तक मौजूद है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉपिक फॉर्म। अच्छा, दोबारा बताया है इन आइस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ऐसा है ना? क्योंकि अगर आप एक मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर आप दो मॉलिक्यूल के बीच में देखें तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताया है कि आइस अब कोवेलेंट क्रिस्टल में आता है या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? क्योंकि यार ये हम दो पार्टिकल के बीच वाला बॉन्ड कंसिडर करते हैं, तो दो पार्टिकल के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो आइस इज कंसिडर एज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा। अच्छा, 111 द नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल ऑफ BCC। नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल ऑफ BCC 9 चाली के लिए दी 2, आंसर 2 आएगा। गोरी हाँ दादा आंसर नोट की, शाबाश। ये सिंपल क्यूबिक है ना? सिंपल क्यूबिक कौन सा होता है? सिंपल क्यूबिक जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो, ऐसा है? ये सिंपल क्यूबिक होगा। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक जिसमें कॉर्नर पर भी पार्टिकल हो और साथ में बॉडी के सेंट्रल में एक पार्टिकल हो, और इसको हम I टाइप B कहते हैं, उसको हम P टाइप कहते हैं। और फेस सेंट्रल क्यूबिक, फेस सेंट्रल क्यूबिक जिसमें कॉर्नर पर भी पार्टिकल होगा, और कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है ना, तो 6 फेसेस पर एक एक पार्टिकल होगा। लेकिन अब आपसे 1 यूनिट सेल की बात की है, तो यार ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है ना, कॉर्नर वाला, तो ये फिलहाल अपने पास नोट कर दे। कॉर्नर का जो पार्टिकल है इट इज अ पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल। यार ये कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ कनेक्टेड होगा। आप लेट सपोज यहाँ पे ये कॉर्नर देखे तो ये इस कमरे का भी हिस्सा है, इस कमरे का भी है, 2 इसके ऊपर और है, और 4 उधर से अटैच कर दे, तो कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कॉर्नर वाले ने इसके साथ कितना पार्ट शेयर किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/2। इसने 1/8 कितना पार्ट शेयर किया है? सब ने 1/8 पार्ट शेयर किया होगा ना, क्योंकि ये तो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है। तो चले 1/8 1/8 1/8, इस सब का LCM ले ले, 8 आ जाएगा, ऊपर से 1 1 1 8, आंसर क्या आएगा? तो सिंपल क्यूबिक में टोटल कितने पार्टिकल होते हैं? 1 पार्टिकल होता है। बॉडी सेंट्रल में चेक करें। अब मुझे बताइए 8 कॉर्नर वाला पार्टिकल कंबाइन करके कितने पार्टिकल आ गए? 1 आ गया ना। और ये बॉडी सेंट्रल वाला ये तो इसी का हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल का हिस्सा है, +1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब अगर लेट्स सपोज मैं इस कमरे में एक पार्टिकल रख दूं, तो वो तो दूसरे कमरे के साथ अटैच तो नहीं है ना, तो 8 कॉर्नर कंबाइन करके इससे एक पार्टिकल आ गया, और एक बॉडी का सेंट्रल वाला, तो टोटल कितने पार्टिकल होते हैं? टोटल 2 पार्टिकल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन P टाइप। P टाइप कौन सा होगा? ये वाला सिंपल क्यूबिक की बात की है। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन कि एक सोडियम कितने क्लोराइड आयन के साथ अटैच है। तो अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का पूछा हो तो 6 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंट्रल का पूछा हो 8 आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फेस सेंट्रल का पूछा हो तो 12 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। मैंने देखो ये इक्वेशन बताया, हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो पहला पॉजिटिव चार्ज को चेक करें, एल्यूमिनियम सब के ऊपर +3 चार्ज है ना,
तो पॉजिटिव चार्ज तो सब पे सेम है। चलो नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाए। फ्लोरीन पे -1 है, एक एक का चार्ज देखना है। ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन पे, तो किस पे चार्ज ज़्यादा है? नाइट्रोजन पे ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइमराइजेशन जानते हो कि जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिंक होते हैं उसको हम डाइमराइजेशन कहते हैं। अगर आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल ले लें तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में आपको ऐसे मिलेंगे। तो यार यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो डाइमराइजेशन किसकी वजह से हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रही है। चले, व्हेन वाटर फ्रीज, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वाटर में एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, लेकिन जब वो आइस बन जाता है तो एम्प्टी स्पेसेस की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। 1116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सॉलिड? हाँ, सॉलिड तो यार वो फ्रीली मोशन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस? एमॉर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन लिक्विड का स्लो होगा ना। क्यों स्लो होगा? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मोशन स्लो होता है। 1119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फोन मौजूद है सब में, और फोन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फोन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब है कि यार सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, दोबारा वही बात की है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CCl4 ज्यादा है ना, किधर से? क्योंकि यार इसमें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी और इसमें तो डाइपोल, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो किसकी वजह से होता है? हाई मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ओवरऑल फोर्सेस अगर आप देखोगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हाई मॉलिक्यूलर साइज की वजह से CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट वो CHCl3 से ज़्यादा होगा। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इस साइज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, और साइज किसका ज़्यादा है? वो आयोडीन का साइज ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, फॉर अ गिवन लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच प्रोसेस अकर एट एनी टेम्परेचर? गोरा मुंगा दो विल दो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की, एक इवापोरेशन और एक मेल्टिंग ना। लेकिन अब यहाँ पे मेल्टिंग क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको क्या लिखा है? लिक्विड लिखा है ना। लेकिन अगर मैं आपको आइस देता तो फिर मेल्टिंग आ जाता ना। तो लिक्विड तो वो इवापोरेशन, वो तो गैस में कन्वर्ट होगा। तो इवापोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बस द स्टॉप कर लेते, कम यो